मैं मुस्लिम हूँ तू हिंदू है दोनों इंसान। ला मैं तेरी गीता पढ़ लूँ तू पढ़ ले कुरान। अपनी तो दिल में है दोस्त बस एक ही अरमान, एक थाली में खाना खाए सारा हिंदुस्तान। हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं कुछ इसी तरह की कहानियाँ। उन सिख बीवी को देखकर सफिया हैरान रह गई थी कि इसका दरवा उसकी माँ से मिलती थी। वही भारी भरकम जिस्म, छोटी छोटी चमकदार आंखें जिनमें नेकी, मोहब्बत और रहमदिली की रोशनी जगमगाया करती थी। चेहरा जैसे कोई खुली हुई किताब, वैसा ही सफ़ेद बारीक मलमल का दुपट्टा जिसे उसकी अम्मा मुहर्रम में ओढ़ा करती थी। जब सफिया ने कई बार उनकी तरफ मोहब्बत से देखा तो उन्होंने भी उसके बारे में घर की बहू से पूछा। उन्हें बताया गया कि ये मुसलमान हैं और कल ही सुबह लाहौर जा रही हैं अपने भाइयों से मिलने, जिन्हें इन्होंने कई साल से नहीं देखा। लाहौर का नाम सुनकर ये उठकर सफिया के पास जा बैठी और उसे बताने लगी कि उनका लाहौर कितना प्यारा शहर है, वहाँ के लोग कैसे खूबसूरत होते हैं, उम्दा खाने और नफीस कपड़ों के शौकीन, सैर सपाटे के रसिया और जिंदा दिली की तस्वीर। कीर्तन होता रहा, वे आहिस्ता आहिस्ता बातें करती रहीं। सफिया ने एक दो बार बीच में पूछा, माता जी आपको तो यहाँ आए हुए बहुत साल हो गए होंगे। हाँ बेटी, जब हिंदुस्तान बना था तभी आए थे। वैसे तो अब यहाँ भी हमारी कोठरी बन गई है, बिजनेस है, सब ठीक है, पर लाहौर बहुत याद आता है। अपना वतन तो जी लाहौर ही है। फिर पलकों से कुछ सितारे टूटकर दूधिया आंचल में समा जाते हैं। बात आगे चल पड़ती है मगर घूम फिरकर फिर उसी जगह पर आ जाती है, साडा लाहौर। कीर्तन कोई 11 बजे खत्म हुआ। जब वह प्रसाद हाथ में लिए उठने लगी और साफिया के सलाम के जवाब में दुआएं देती हुई फुर्सत होने लगी, तब सफिया ने धीमे से पूछा, आप लाहौर से कोई सौगात मांगना चाहें तो मुझे हुक्म दीजिए। वे दरवाजे से लगी खड़ी थी, हिचकिचाकर बहुत ही आहिस्ते से बोली, अगर ला सको तो थोड़ी सी लाहौरी नमक ले आना। 15 दिन यूं ही गुजरे और पता ही नहीं चला। जिमखाना के सामने दोस्तों की मोहब्बत, भाइयों की खातिरदारियां, उनका बस न चलता था कि बिछड़ी हुई छोटी सी बहन परदेसी बहन की क्या कुछ न कर दें। दोस्तों अजीजों की तो यह हालत थी कि कोई कुछ लिए आ रहा था तो कोई कुछ, कहाँ रखें, कैसे पैक करें, क्यों करके ले जाएं, एक समस्या थी। सबसे बड़ी समस्या थी बादाम कागज की एक पुड़िया थी जिसमें कोई सेर भर लाहौरी नमक था। सफिया का एक भाई एक बहुत बड़ा अफसर था। उसने सोचा कि यह ठीक राय दे सकेगा। चुपके से पूछने लगी, क्यों भैया, नमक ले जा सकते हैं? वह हैरान होकर बोला, नमक तो नहीं ले जा सकते, गैर कानून है, और यह तो नमक का आप करेंगे क्या? आप लोगों के हिस्से में तो हमसे भी बहुत ज्यादा नमक आया है। वह झुंझला गई, मैं हिस्से बखरे की बात नहीं कर रही हूँ, आया होगा, मुझे तो लाहौर का नमक चाहिए, मेरी माँ ने यही मंगवाया है। भाई की समझ में कुछ नहीं आया, माँ का क्यों जिक्र किया, वे तो बंटवारे से पहले ही मर चुकी थी। जरा नरमी से समझाने के अंदाज में बोला, देखिए बाजी, आपको कस्टम से गुजरना होगा और अगर एक भी चीज ऐसी वैसी निकल गई तो आपके सामान के चिंदे चिंदे बिखेर देंगे कस्टम वाले, कानून जो। वह बिगड़कर बोली, निकल आने का क्या मतलब? मैं क्या चोरी से ले जाऊंगी, छिपा के ले जाऊंगी? मैं तो दिखा के, जता के ले जाऊंगी। भाई ये तो आप बहुत ही गलत बात करेंगी। कानून, अरे फिर वही कानून कानून कहे जाते हो। क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं? कुछ मोहब्बत, मरोवत, आदमियत, इंसानियत के नहीं होते? आखिर कस्टम वाले भी इंसान ही होते हैं, कोई मशीन तो होते नहीं। हाँ वे मशीन तो नहीं होते, पर मैं आपको यकीन दिला दूं कि वे शायर भी नहीं होते, उनको तो अपनी ड्यूटी करनी होती है। अरे बाबा, तो मैं कब कह रही हूँ कि वे ड्यूटी ना करें? एक तोहफा है, वह भी चंद पैसों का, शौक से देख लें, कोई सोना चांदी नहीं, स्मगल की चीज नहीं, ब्लैक मार्केट का माल नहीं। अब आपसे कौन बहस करे, आप अदीब ठहरी, और सब अदीबों का दिमाग थोड़ा सा तो जरूर घुमा हुआ होता है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि आप ले ना जा पाएंगी और बदनामी मुफ्त में हम सब की भी होगी। आखिर आप कस्टम वालों को कितना जानती हैं? उसने गुस्से से जवाब दिया, कस्टम वालों को जाने या ना जाने, पर हम इंसानों को थोड़ा जरूर जानते हैं। और रही बात दिमाग की, तो बात तो अगर सभी लोगों का दिमाग हम अदीबों की तरह घुमा हुआ होता तो ये दुनिया कुछ बेहतर ही हो जाती। भैया, मारे गुस्से के उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसका भाई सिर हिलाकर चुप हो गया। अगले रोज 2 बजे 3 को उसने रवाना हो गया। सुबह के लिए बहुत व्यस्त कार्यक्रम बन चुका था, इसलिए उसे सारी पैकिंग रात को ही करनी थी। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करके वह सामान बांधने लगी। इधर उधर फैली हुई चीजें सब धीरे धीरे समेटकर सूटकेस और बिस्तर बंद में चली गई। सिर्फ 2 चीजें रह गई थी। एक तो वह छोटी सी टोकरी जिसमें कीनू थे, एक दोस्त का तोहफा, संतरे और माल्टे को मिलाकर पैदा किया गया फल, माल्टे की तरह रंगीन, मीठा, संतरे की तरह नाजुक। एक दूसरी थी, वह थी नमक की पुड़िया। अब तक सफिया का गुस्सा उतर चुका था, भावना के स्थान पर बुद्धि धीरे धीरे उस पर हावी हो रही थी। नमक की पुड़िया ले तो जानी है, पर कैसे?
अच्छा, अगर इसे हाथ में ले लें और कस्टम वालों के सामने सबसे पहले इसी को रख दें, लेकिन अगर कस्टम वालों ने न जाने दिया तो मजबूरी है, छोड़ देंगे। लेकिन फिर उस वायदे का क्या होगा जो हमने अपनी माँ से किया था? हम अपने को सैयद कहते हैं, फिर वायदा करके जुटिलाने के क्या मायने? जान देकर ही वायदा पूरा करना होगा, मगर कैसे? अच्छा, अगर इसे कीनुओं की टोकरी में सबसे नीचे रख लिया जाए तो इतने कीनुओं के ढेर में भला कौन इसे देखेगा? और अगर देख लिया? नहीं जी, फल की टोकरियां तो आते वक्त भी किसी ने नहीं देखी जा रही थी। उधर से केले, इधर से कीनू, सभी ला रही थी, ले जा रही थी। यही ठीक है, फिर देखा जाएगा। उसने कीलीन और कीनू और माल्टी कालीन पर ही उलट दिए, टोकरी खाली की और नमक की पुड़िया उठाकर टोकरी की तह में रख दी। एक बार झांककर उसने पुड़िया को देखा और उससे ऐसा महसूस हुआ मानो उसने अपने किसी प्यारे को कब्र की गहराई में उतार दिया हो। कुछ देर उखड़ू बैठी वह पुड़िया को तकती रही और उन कहानियों को याद करती रही जिन्हें वह अपने बच्चों ने अम्मा से सुनती थी, जिन्हें शहजादा अपनी रान चीरकर हीरा छिपा लेता था और देवों, खौफनाक भूतों तथा राक्षसों के सामने से होता हुआ सरहदों से गुजर जाता था। इस जमाने में ऐसी कौन सी तरकीब नहीं हो सकती जो, वरना वह अपना दिल चीरकर उसमें यह नमक छिपा लेती। उसने एक आह भरी, फिर वह कीनुओं को एक एक करके टोकरी में रखने लगी, पुड़िया के इधर उधर आसपास और फिर ऊपर, यहाँ तक कि वह बिल्कुल छिप गई। आश्वस्त होकर उसने हाथ झाड़ी, सूटकेस पलंग के नीचे खिसकाया, टोकरी उठाकर पलंग के सिरहाने रखी और लेटकर दौड़ा ओढ़ ली। रात को तकरीबन 1:30 बजे थे। मार्च की सुहानी हवा खिड़की की जाली से हवा आ रही थी। बाहर चांदनी साफ और ठंडी थी। खिड़की के करीब लगा चंपा का एक घना तख्त सामने की दीवार पर पत्तियों के अक्स लहरा रहा था। कभी किसी तरह से किसी की दबी हुई खांसी की आहट, दूर से किसी कुत्ते के भौंकने या रोने की आवाज, चौकीदार की सीटी और फिर सन्नाटा। यह पाकिस्तान था। यहाँ उसके 3 सगे भाई थे, बेशुमार चाहने वाले दोस्त थे, बाप की किब्र थी, नन्हे नन्हे भतीजे भतीजियाँ थीं जो उससे बड़ी मासूमियत से पूछते, फूफी जान आप हिंदुस्तान में क्यों रहती हैं जहाँ हम लोग नहीं आ सकते? उन सबके और सफिया के बीच में एक सरहद थी और बहुत ही नौकदार लोहे की झाड़ों का जंगल जो कस्टम कहलाता था। कल वह लाहौर से चली जाएगी, हो सकता है साल भर बाद फिर आए। 1 साल से पहले तो वह आ भी नहीं सकती थी और यह भी हो सकता है कि अब वो कभी ना आए। उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगी। फिर उसे एक सफेद दुपट्टे का दूधिया आंचल लहराता दिखाई देने लगा जिस पर यहाँ वहाँ सितारे झिलमिला रहे थे। हमें वहाँ से आए हुए बहुत दिन हो गए हैं। यहाँ हमारी कोठी भी है, बिजनेस भी है, हम यहाँ बस भी गए हैं, पर हमारा वतन तो जी लाहौर ही है। फिर देखा इकबाल का मकबरा, लाहौर का किला, किले के पीछे डूबते हुए सूरज की नारंगी किरणें, आसपास से फैलता हुआ अंधेरा, उस रंगीन अंधेरे में बढ़ती हुई नरम हवा, उस हवा में रची हुई मौजरी की खुशबू, मकबरे की सीढ़ियों पर बैठे हुए 2 इंसान सिर झुकाए चुपचाप उदास जैसे 2 बेजान परछाइयां। तो तुम कब चली जाओगी? हाँ, अब कब आओगी मालूम नहीं, शायद अगले साल, शायद कभी नहीं। अचानक उसकी आंखें खुल गईं। शायद उसने मकबरे की सीढ़ियों के नीचे लगी धूप से एक पत्ती तोड़ी थी जिस पर ठंडी ओस जमनी शुरू हो गई थी। हुआ यह था कि नींद में करवट लेते उसका हाथ कीनुओं से लबालब भरी टोकरी पर जा पड़ा था। रसीले ठंडे कीनू जिनको देते वक्त उसके दोस्त ने कहा था यह हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है। सफिया फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठी थी। दिल्ली तक का किराया उसके भाई ने दिया था। वह हाथ में टिकट दबाए वेटिंग रूम के बाहर प्लेटफार्म पर टहल रहा था। वह अंदर बैठी चाय की प्याली हाथ में लिए कीनुओं की टोकरी पर निगाहें जमाए या सोच रही थी कि आसपास इधर उधर कितने लोग हैं, लेकिन सिर्फ वह जानती थी कि टोकरी के तह के कीनुओं के नीचे एक नमक की पुड़िया है जो कि उसने खुद रखी है। जब उसका सामान कस्टम पर जांच के लिए बाहर निकाला जाने लगा तो उसे एक झुरझुरी सी आई और एकदम से उसने फैसला किया कि मोहब्बत का ये तोहफा चोरी से नहीं जाएगा, कस्टम वालों को दिखाएगी वह। उसने जल्दी से पुड़िया निकाली और हैंडबैग में रख ली जिसमें उसका पैसों का पर्स और पासपोर्ट आदि थे। जब सामान कस्टम से होकर रेल की तरफ चला तो वह एक कस्टम अफसर की तरफ बढ़ी। ज्यादातर मेजें खाली हो चुकी थी, 1-2 पर इक्का दुक्का सामान रखा था। वहीं एक साहब खड़े थे, लंबा और कद, दुबला पतला जिस्म, खिचड़ी बाल, आंखों पर ऐनक। वे कस्टम अफसर की वर्दी पहने तो थे मगर उन पर वह कुछ जच नहीं रही थी। सफिया कुछ हिचकिचाई और बोली, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। उन्होंने नजर भरकर उससे गौर से देखा। बोले, फरमाइए। उनके लहजे ने सफिया की हिम्मत बढ़ा दी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? उन्होंने कुछ हैरान होकर उसे फिर से गौर से देखा। मेरा वतन दिल्ली है। आप भी तो हमारी ही तरफ की मालूम होती हैं। अपने अजीज़ों से मिलने आई होंगी। जी हाँ, मैं लखनऊ की हूँ। अपने भाइयों से मिलने आई थी, वे लोग इधर आ गए हैं। आपको भी तो शायद इधर आई। जी,
जब पाकिस्तान बना था तभी आए थे, मगर हमारा वतन तो दिल्ली ही है। सफ़िया ने हैंडबैग मेज पर रख दिया और नमक की पुड़िया निकालकर उनके सामने रख दी और फिर आहिस्ता आहिस्ता रुक कर उसने सब कुछ बता दिया। उन्होंने पुड़िया को धीरे से अपनी तरफ सरकाना शुरू किया। जब सफ़िया की बात खत्म हो गई तब उन्होंने पुड़िया को दोनों हाथों में उठाया, अच्छी तरह से लपेटा और खुद सफ़िया के बैग में रख दिया। बैग सफ़िया को देते हुए बोले, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह से गुजर जाती है जैसे कानून हैरान रह जाता है। वह चलने लगी तो बीबी खड़े हो गए और कहने लगी, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा और उन खातून को ये नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक आपका उनका वतन है और दिल्ली तो मेरा, और बाकी सब रफ्ता रफ्ता तो ठीक हो जाएगा। सफ़िया कस्टम के जंगल से निकलकर फिर दूसरे प्लेटफार्म पर आ गई और वे वहीं खड़े रहे। प्लेटफार्म पर उसके बहुत से दोस्त, भाई, रिश्तेदार थे। हसरत भरी नज़रों, बहते हुए आंसुओं, ठंडी सांसों और बिछे हुए होठों के बीच में से काटती हुई रेल सरहद की तरफ बढ़ी। अटारी में पाकिस्तान पुलिस उतरी, हिंदुस्तानी पुलिस सवार हुई। कुछ समझ में नहीं आता था कि कहाँ से लाहौर खत्म हुआ और किस जगह से अमृतसर शुरू हो गया। एक जमीन थी, एक जबान थी, एक ही सूरतें थी और एक ही लिबास, एक सब लहो लबाज और अंदाज थे। गलियां भी एक सी ही थी जिनमें दोनों बड़े प्यार से एक दूसरे को नवाज रहे थे। बस मुश्किल सिर्फ इतनी थी कि भरी हुई बंदूकें दोनों के हाथों में थी। अमृतसर में कस्टम वाले फर्स्ट क्लास वालों के सामान की जांच उनके डिब्बे के सामने ही कर रहे थे। सफ़िया का सारा सामान देखा जा चुका था तो वह उन नौजवान कस्टम अफसर की ओर बढ़ी जो बातचीत और सूरत से बंगाली लगते थे। देखिए, मेरे पास नमक है, थोड़ा सा। फिर उसने हैंडबैग खोला और वह पुड़िया उनकी तरफ बढ़ाते हुए अटकते, झिझकते, हिचकिचाते हुए उनको सब कुछ कह सुनाया। उन्होंने सिर झुका लिया था, सुनते रही। बीच बीच में सिर उठाते, गौर से उसे देखते, फिर सुनने लगते। बात पूरी हो गई तो उन्होंने एक बार फिर सफ़िया को ऊपर से नीचे तक देखा। धीरे से बोलिए, इधर आइए जरा। चलते चलते उन्होंने एक दूसरे से कहा, इनके सामान का ध्यान रखिएगा। प्लेटफार्म के सिरे पर एक कमरा था, वे उसके अंदर घुसे। सफ़िया दाखिल होते हुए हिचकिचाई। वे मुस्कुरा कर बोले, आइए आइए ना। जेब से रुमाल निकालकर उन्होंने कुर्सी को झाड़ा और बोले, बैठिए। सफ़िया ने पुड़िया और बैग को मेज पर रख दिया। बाहर की तरफ झांककर उन्होंने एक पुलिस वाले को इशारा किया। सफ़िया के पैरों तले जमीन खिसकने लगी। अब क्या होगा? 2 चाय लाओ, अच्छी वाली। पुलिस वाला सफ़िया को घूरता हुआ चला गया। फिर उन्होंने मेज की दराज खींची और उसमें अंदर दूर तक हाथ डालकर एक किताब निकाली। किताब को सफ़िया के सामने रखकर उन्होंने पहला सफ़ा खोल दिया। बाईं और नजरूल इस्लाम की तस्वीर थी। टाइटल वाले सफ़े पर अंग्रेजी के कुछ धुंधले शब्द थे। समसुल्लाम शाम की तरह से सुनील दासगुप्ता को प्यार के साथ, ढाका 1946। तो आप क्या ईस्ट बंगाल के हैं? हाँ, मेरा वतन ढाका है, उन्होंने बड़े फ़ख्र से जवाब दिया। तो आप यहाँ कब आए? जब डिवीज़न हुआ था तभी आए, मगर हमारा वतन ढाका है। मैं तो कोई 12-13 साल का था, पर नज़रूल और टैगोर को तो हम लोग बचपन से पढ़ते थे। जिस दिन हम रात यहाँ आ रहे थे उसके ठीक 1 वर्ष पहले मेरे सबसे पुराने, सबसे प्यारे बचपन के दोस्त ने मुझे ये किताब दी थी। उस दिन मेरी सालगिरह थी। फिर हम कलकत्ता रहे, पढ़े, नौकरी भी मिल गई, पर हम अपने वतन आते जाते थे। वतन? सफ़िया ने जरा हैरान होकर पूछा। मैंने आपसे कहा ना कि मेरा वतन ढाका है। उन्होंने जरा बुरा मानकर कहा। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। सफ़िया जल्दी से बोली, मैं तो पहले बस इधर ही कस्टम था, अब उधर भी कुछ गोलमाल हो गया है। उन्होंने चाय की प्याली सफ़िया की तरह खिसकाई और खुद एक बड़ा सा घूंट पीकर बोले, वैसे तो डाब कलकत्ता में भी होता है जैसे नमक यहाँ भी होता है, पर हमारे यहाँ की ढाब की क्या बात है। हमारी ज़मीन, हमारे पानी का मज़ा कुछ और ही है। उठते वक्त उन्होंने पुड़िया सफ़िया के बैग में रख दी और खुद बैग को उठाकर आगे के चलने लगे। सफ़िया ने उनके पीछे चलना शुरू कर दिया। जब सफ़िया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी तब पुल की सबसे निचली सीढ़ी के पास वे सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। सफ़िया सोचती जा रही थी, किसका वतन कहाँ है? वह जो कस्टम के इस तरफ है या कस्टम के उस तरफ?